देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर सिद्धार्थनगर से है। आपको बता दें, इटावा थाना क्षेत्र के पिपरा मुहिगरवा गांव में प्रेम प्रसंग को लेकर युवक मोबाइल टावर पर चढ़ गया। शादी कराओ वरना कूद जाऊंगा की जिद से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने काफी देर तक समझाइश कर युवक को नीचे उतारा। युवक की पहचान विशाल चौहान इंद्री ग्रांट निवासी के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। खबर अलीगढ़ से, जहां अलीगढ़ की तहसील इगलास में प्रेम क्लब इगलास राजकीय के गठित के बाद विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी पदाधिकारियों को अपने पद की गरिमा के प्रति समर्पित रहते हुए कार्य करने का आह्वान किया गया। सदस्यों व संस्थान के पदाधिकारियों के द्वारा पत्रकारों के सामने आने वाली समस्याओं को खत्म कर दिए और साथ ही रणनीति तैयार की गई। साथ ही पत्रकारों की उत्पीड़न को लेकर कई मंथन किए गए और प्रेस क्लब इगलास को लेकर संस्थान के मुख्य संस्थापक अखिल अंसारी के द्वारा कहा गया कि पत्रकारों को एकजुट करने की जरूरत है और जिससे एकजुट रहने से सारी समस्याओं का निस्तारण किया जा सकता है। वहीं इंद्रजीत प्रेमी और साथ ही अध्यक्ष प्रेस क्लब के द्वारा बताया गया कि पत्रकारों के द्वारा निर्भीकता से खबर को प्रकाशित किया जाए और प्रेस क्लब इगलास सच्चाई उजागर करने वाले पत्रकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगा। पत्रकारों को गलत कामों से दूर रहने की जरूरत है। वहीं महासचिव योगेश कौशिक के द्वारा बताया गया कि अन्य पत्रकार भी प्रेस क्लब इगलास से जुड़ेंगे। इसको लेकर जल्द ही विचार विस्तार के लिए एक मीटिंग का आयोजन किया जाएगा, जिससे पत्रकारों के मनमुटाव को दूर भी किया जा सके। वहीं कनिष्ठ उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज के द्वारा बताया गया कि आज के समय में पत्रकारिता एक बड़ा जोखिम भरा कार्य है, जिससे सजगता के साथ करते हुए आगे बढ़ना है। किस तरह की मीटिंग वगैरह का आयोजन किया गया है? आज प्रेस क्लब इगलास की ओर से मीटिंग रह गई है, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारी मौजूद हैं, जिसमें हमारे महामंत्री योगेश कुमार कौशिक जी को बनाया गया है, वरिष्ठ उपाध्यक्ष संजय भारद्वाज जी हैं, मीडिया प्रभारी हमारे ऋषि चौधरी हैं और बाकी कार्यकारिणी सदस्य मेंबर हैं। तो क्या उद्देश्य रहेगा इस प्रेस क्लब इगलास का? पत्रकारों की जो भी समस्या है उनको आगे बढ़ाएंगे, उसके लिए संघर्ष करेंगे। जितना हो संभव होगा पत्रकारों की मदद की जाएगी। क्या नाम है आपका? इंद्रजीत प्रेमी कहते हैं। इस तरीके की मीटिंग का आयोजन किया गया है। आज प्रेस क्लब इगलास की एक विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया था और सर्वसम्मति से इंद्रजीत प्रेमी जी जो हमारे अध्यक्ष मनोनीत किए गए हैं वो सर्वसम्मति से किए गए हैं। उसके बाद जो है महासचिव की बात आती है तो योगेश कौशिक जी हैं, उन्हें महासचिव बनाया गया है सर्वसम्मति से। वहीं कौशिक यानी कि कोषाध्यक्ष की अगर बात कही जाए तो कोषाध्यक्ष जो है योगेश शर्मा जी बनाए गए हैं और वहीं सचिव की अगर बात कही जाए तो ऋषि चौधरी जी सचिव बनाए गए हैं और अतिरिक्त प्रभार जो है मीडिया प्रभारी का उन्हें दिया गया है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष की अगर बात कही जाए तो वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो है संजय भारद्वाज जी बनाए गए हैं और उपाध्यक्ष की अगर बात कही जाए तो पंकज शर्मा जी जो उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और अगर बात जो है और सदस्यों की कही जाए तो सदस्य भी बनाए गए हैं और साथ ही जो है बिलाल सैफी जी और हमारे जो हैं और जो संदीप जी हैं और तमाम जो साथी हैं, सलमान हैं, ताहिर जी हैं, यानी कि और लगभग 16 से ज़्यादा जो पदाधिकारी और सदस्य जो है इस समिति में रखे गए हैं। मैं बतौर जो है मुख्य संस्थापक के रूप में इस प्रेस क्लब इगलास में हूं और ये सारी चीज़ें जो हैं सर्वसम्मति से की गई हैं। वहीं प्रेस क्लब का जो उद्देश्य है वो सीधे साफ तौर पर यही है, पत्रकारों को एकजुट रहने का एक संदेश है और निश्चित तौर पर ये संदेश आगे तक जाएगा। और बड़े फ़ख्र की बात है जो इगलास के तमाम जो पत्रकार हैं और इस प्रेस क्लब इगलास में उनके द्वारा सर्वसम्मति से तमाम दायित्वों का निर्वहन किया जाएगा और ये जो प्रेस क्लब इगलास है वो आगे तक जाएगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। पत्रकारों के हितों के लिए आपका क्लब क्या काम करना चाहता है? देखिए, काम की अगर बात की जाए तो प्रेस क्लब इगलास जो है समय समय पर पत्रकारों की मदद करेगा और पत्रकारों से भी आकांक्षा रहेगी जो पत्रकारों की नियमावली है, प्रेस एक्ट है, उसके तहत वो कार्य करें और पत्रकार विरोधी कोई ऐसे कार्य न करें जिससे पत्रकारों की छवि को क्षति पहुंचे। खबर चंदौली से
से ही जहां पुलिस ने 14.739 किलो अवैध गांजा किया बरामद। मौके से एक बाइक सहित 2 गांजा तस्करों को किया गया गिरफ्तार। बरामद गांजा की कीमत 4 लाख रुपए बताई जा रही। तस्कर बिहार से सस्ते दामों में गांजा खरीद कर यूपी लाकर महंगे दामों में करता था बिक्री। तस्कर गांजा बिक्री से मिले पैसे को आपस में कर लेते थे बंटवारा। गिरफ्तार दोनों तस्कर कैमूर जिले के चैनपुर थाना क्षेत्र के बताए जा रहे निवासी। नौगढ़ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर कौवा घाट पुल के समीप मिली कामयाबी। आप सभी को अवगत करा दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ऑपरेशंस के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हेतु अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में कल दिनांक 12/4/26 को थाना नौगढ़ की पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ये कौवा घाट वाले रास्ते पर 2 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 14.700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसमें एक का नाम पप्पू यादव सन ऑफ लाल साहब यादव व शौकत उर्फ राकेश खरवार, दोनों ये ग्राम सेमरा थाना चैनपुर जिला भभुआ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये बिहार के जो पहाड़ी क्षेत्र के जो गांव हैं वहां से गांजा छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद कर इसको इकट्ठा करके ये सोनपत्र ले जाके आसपास के सोनभद्र व अन्य जनपदों में जाकर ये बेचते हैं। इनका जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं इसमें, और इनका पूरा आपराधिक इतिहास जो है वो सीसीटीएनएस व यक्षएप के माध्यम से खंगाला जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। जय हिंद। खबर उन्नाव से है, जहां बिहार थाने में थानाध्यक्ष के द्वारा युवक के टॉर्चर का एक वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, वायरल वीडियो ने पुलिस विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में थाना अध्यक्ष राहुल सिंह एक युवक के साथ मारपीट करते हुए अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते नजर आ रहा। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले थाना अध्यक्ष एक पुलिसकर्मी से पट्टा मांगते हैं और साथ ही फिर युवक के पास जाकर हाथ आगे करने को कहते हैं। जब युवक हाथ आगे नहीं करता तो थाना अध्यक्ष राहुल सिंह युवक के तमाचा मारते दिख रहे हैं, जिस पर युवक तेजी से चिल्लाता हुआ दिख रहा। वहीं थाना अध्यक्ष राहुल सिंह तेजी से हंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं वायरल वीडियो थाने के अंदर का बताया जा रहा। जिस जगह पर युवक बैठा है उसके ऊपर दीवार पर संपत्ति विभाग का बोर्ड लगा हुआ दिखाई दे रहा। वायरल वीडियो में दरोगा वीरेंद्र सिंह यादव के साथ 2 पुलिसकर्मी और भी खड़े नजर आ रहे हैं। मौके पर मौजूदा दिखाई दे रहा लोग और साथ ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहा है। संजीव कुमार प्रभारी चौकी गुड्डू थाना अमरोहा नगर के विरुद्ध प्राप्त आख्या के आधार पर मुकदमा संख्या 115/26 से संबंधित प्रकरण में आरोप है कि दिनांक 10 अप्रैल 2026 को नामित अभियुक्त के पुत्र को अनाधिकृत रूप से चौकी लाकर दुर्व्यवहार किया गया है। बिना किसी वैधानिक आधार व उच्च अधिकारी गण को सूचित किए बिना अनाधिकृत रूप से पीड़ित को चौकी पर रखना आदि उक्त कृत्य प्रथम दृष्टया घोर लापरवाही एवं अनुशासनहीनता का घोतक पाए जाने का पर उप निरीक्षक संजीव कुमार, कांस्टेबल मोमिन अली व हेड कांस्टेबल संदीप कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर विभागीय जांच के आदेश दिए गए। जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया जाता है कि अनुशासनहीनता के प्रति शून्य सहनशीलता अपनाई जा रही है तथा दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये सोशल मीडिया के माध्यम से एक ऑडियो संज्ञान में आया था जो अमरोहा नगर थाना से संबंधित था। थाना अमरोहा नगर पर एक अपराध संख्या 115/26 अंतर्गत धारा 318(4), 352(2), 351(2) BNS के अंतर्गत एक अभियोग पंजीकृत हुआ था, जिसके संबंध में चौकी प्रभारी भूड़ संजीव कुमार इनके द्वारा इसकी प्रक्रियात्मक उसमें लापरवाही बरती गई है और
ये संज्ञान में आया कि इन्होंने इसमें एक जो अभियुक्त है, मुख्य अभियुक्त, उसके बेटे को इन्होंने चौकी पर आके उससे इन्होंने अभद्रता की। इस संबंध में इनके विरुद्ध एक लिखित रिपोर्ट प्रेषित की गई थी, जिसके संबंध में चौकी इंचार्ज संजीव कुमार और कांस्टेबल मोमिन अली और हेड कांस्टेबल संदीप कुमार, इनका निलंबन किया गया है और साथ ही इनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित की गई है। देखिए, खबर सोनभद्र से है, जहां वर्ष 2020 से रुका पड़ा है विद्युत आपूर्ति का कार्य। ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। 300 से 400 घर अब भी बिजली से वंचित हैं। अंधेरे में जीवन यापन को मजबूर हैं ग्रामीण। बच्चों की पढ़ाई और घरेलू कार्य प्रभावित है। रात में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ी है। कई बार अधिकारियों को दी गई सूचना, नहीं हुई कार्रवाई। बिना कनेक्शन के ही ग्रामीणों को भेजे जा रहे बिजली बिल। गलत बिलों से ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। प्रशासन को सौंपा गया प्रार्थना पत्र, अधूरा कार्य जल्द पूरा कराने की उठी है मांग। आपका राजकुमारी रीता देवी। अच्छा, आप लोग इतने धूप में क्यों खड़ी हैं? लाइन बदे बिजली बदे। तो क्या धूप में खड़ा होने से पहले आप लोग कहाँ कहाँ गई थी बिजली की समस्या को लेके? पिपरी पिपरी। कब गए थे आप लोग? 2022 इसको लेके किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ नहीं गए थे आप लोग? जे अधिकारी बा, हमन विधायक के मंत्री के सब लोग, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ? कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग कितनी संख्या होगी? 400-500 तो संख्या होगी। 400-500 घर हैं। सारे लोग अंधेरे में हैं? सब सारी लोग अंधेरे में। अच्छा, कुछ बिजली विभाग की तरफ से कुछ भी लगाया गया है? पोल, खंभा, मीटर कुछ नहीं लगाया? मीटर लगा रहा। कितने फिर वापस ले गए? फिर ओकर बिल भी आयल है। बिल आया था? कितना बिल आया था? कोई के 7,000, कोई के 7,000, कोई के 8,000। आजे का तैयार है, 1 महीना होता है हमरे चौराहा पर। अच्छा, तो वो जमा हुआ कि फिर? नहीं, वापस वो मने माफ बजा मातार का ठिकाना नहीं, तो कोई मने यार ना जे यहाँ इतना अलबत हम माफ ले जाती यहाँ से। अच्छा, माफी कर दिए? माफी कर दी भाई, बिजली नहीं तो काहे रही लेबे। ठीक। भगवंती नाम। आपका क्या समस्या हो रही है आपके यहाँ? बिजली खातिर है, घामे में आदमी खड़ा है। अच्छा, कब से खड़ी हैं? 2 घंटा हो गया। अच्छा, 2 घंटे से। लाइट की वजह से लड़के पढ़ नहीं पा रहे हैं, घर का बहुत कुछ नहीं हो पा रहा है। मिला सुरुजा कब से बिजली आपके यहाँ नहीं है? 2020। उससे पहले बिजली थी? नहीं, हमन का नहीं आया है तो कहाँ से। अच्छा, जब से आप लोग आई हैं तब से लाइट नहीं आया? लाइट नहीं आया। ऐसे ही जीवन यापन कर रही हैं? मिलल रहा है और ले गए ना, कुछ तार के मिलल है, ले गए ना यहाँ से। भल के नहीं सुधी आवे लगी बिल, तो बिल यहाँ लाइन भरल नहीं, तो बिल के वहाँ जमा कर दी। आदमी ले जाके जमा कर दिले। फिर बहुत प्रयास किए लाइन के लिए, पर मिला ही नहीं, कोई सुनवाई भी नहीं हुआ। ठीक है। खबर सोनभद्र से है, जहां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर चलाया गया सफाई अभियान। कार्यकर्ताओं ने दुग्ध से कराया बाबा साहब की प्रतिमा का अभिषेक और साथ ही सपा नेताओं ने लगाया एक स्वर में बाबा साहब के आदर्शों पर चलने के लिए संकल्प। विधानसभा महासचिव अमरनाथ यादव ने बाबा साहब को बताया भगवान समान। अमरनाथ ने कहा, बाबा साहब के कारण ही पिछड़ों, दलितों और उनको मिला है समानता का अधिकार। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर गली गली मोहल्ले में कार्यक्रम आयोजित करने के दिशा निर्देश दिए। गांव-गांव जाकर लोगों को जागरूक करने की अपील की है और साथ ही सपा नेताओं ने भारत सरकार और भाजपा सरकार पर लगाया दिखावे की राजनीति करने का आरोप। भाजपा सरकार पर सपा नेताओं ने लगाया है। सपा जिला प्रवक्ता रमेश शर्मा ने बाबा साहब के संघर्षों को बताया ऐतिहासिक। ओबरा विधानसभा क्षेत्र के खैरटिया गांव में बाबा साहब की प्रतिमा स्थल पर सपा कार्यकर्ताओं का कार्यक्रम। आपका परिचय? मैं रमेश वर्मा, समाजवादी पार्टी का जिला प्रवक्ता, और काफ़ी समय से 40 साल से ऊपर हो गया मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक फॉलोअर हूँ और हमेशा बाबा साहब के सिद्धांतों पर चलने का प्रयास करता हूँ। जैसा कि आज आप लोगों ने खैरटिया में बाबा साहब की प्रतिमा पर जो है कि दूध से नहलाया और जो है कि साफ़ सफाई की है, इसमें लोगों में क्या संदेश देना चाहेंगे बाबा साहब को लेकर? सबसे पहले तो हम बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे
और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जिस परिस्थितियों में, जिस काल में जन्म लिए थे, वो दलितों के लिए, शूद्रों के लिए, पिछड़ों के लिए बहुत ही कष्टदायक समय था। और आज बाबा साहब के संघर्षों की ही देन है कि इस देश को विश्व का सबसे बड़ा संविधान मिला, और बाबा साहब ने ही सच्ची आज़ादी इस भारतवासियों को देने का काम किया। जहाँ पानी पीने का अधिकार नहीं था, जहाँ चलने का अधिकार नहीं था, जहाँ थूकने का अधिकार नहीं था, तो बाबा साहब ने इस समाज के लिए, पिछड़े समाज, दलित समाज के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए बहुत कुछ किया है, जिसको शब्दों में नहीं बयां किया जा सकता। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो नीतियाँ रही हैं, जो सर्वजन सुखाय का और हिताय का, सर्वजन हिताय का, उसमें कहीं न कहीं तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उस राजनीतिक दलों में एक बाबा साहब के प्रति बहुत ज़्यादा मोह नहीं रहा। केवल वो अपने राजनीतिक गोटी सेकने के लिए करते रहे। लेकिन मुझे याद है अच्छी तरह से कि माननीय मुलायम सिंह यादव, स्वर्गीय माननीय मुलायम सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री थे, रक्षा मंत्री थे, उन्होंने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए आरक्षण की जो व्यवस्था की थी वो बाबा साहब की देन जरिए हुआ था। और जब गठबंधन हुआ था सपा बसपा का, मानवर कांसीराम थे, उस समय भी दलितों का और पिछड़ों का, शोषितों का बहुत बड़ा एक जत्था था जिसको भागीदारी मिली थी। और आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव पीडीए के माध्यम से जो संदेश दे रहे हैं वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की नीतियों की देन है। और आने वाला समय जो है वो निश्चित तौर से जो बहुजन समाज है, 85 समाज है, पीडीए समाज है, इन लोगों की रक्षा करने के लिए, इन लोगों को अधिकार देने के लिए अगर कोई पार्टी है तो समाजवादी पार्टी है। और समाजवादी पार्टी अवसर की राजनीति नहीं करती, वो समाजवादी पार्टी सारे लोगों को समानता देने की बात करती है। आपका पूरा परिचय? हम अमरनाथ यादव, विधानसभा महासचिव ओबरा और सेक्टर प्रभारी खैरटिया, समाजवादी पार्टी। आज आप लोगों ने अमरनाथ जी खैरटिया में बाबा साहब के स्थान पर साफ सफाई की और दूध से नहलाएं, इस पे आप क्या कुछ कहना? बाबा साहब हम लोग के लिए भगवान हैं, और बाबा साहब नहीं होते तो ओबीसी, एससी, एसटी शायद आज यहाँ तक नहीं पहुँच पाती। पढ़ाई लिखाई चाहे वोटर नहीं होते, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब हमारे भगवान हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का निर्देश है कि हर सेक्टर में, हर गांव में, हर विधानसभा में, हर जिले में बाबा साहब का कार्यक्रम को मनाएं और उनकी जयंती मनाएं, और जा कर के गली गली गाँव में जा कर के जागरूक करें, उनके पक्ष चिन्हों पे चलें। जैसा कि देखा जा रहा है वर्तमान सरकार जो है कि बाबा साहब के लेकर तमाम जगह वो भी इस बार जयंती मनाने का काम कर रही है, और अपना जो लोगों में संदेश है कि दिखावटी काम कर रही है। इस पर क्या कुछ कहना है आपका? जो वर्तमान सरकार है जो जयंती मना रही है, सब ढकोसला है। ये वोट के लिए ये सब फरेब किया जा रहा है, वोटरों को बहलाया जा रहा है और उनको विचलित किया जा रहा है। वो मन से नहीं मनाते हैं, वो मुंह से बस मनाते हैं, वो कहीं कुछ नहीं मनाते हैं। ये वोट की बस राजनीति करते हैं। और वो जो भारत गवर्नमेंट थी, हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब कहे थे कि अगर हमारा 400 सीट आएगी तो हम संविधान बदल देंगे। ये संविधान बदलने वाले बाबा साहब के पद चिन्हों पे क्या चलेंगे? तो ये सब जयंती नहीं मनाते हैं, ये सब बस ऐसे ही। बदायूं में बहुप्रतीक्षित योजना बदायूं से दिल्ली के लिए रेल की थी, जिसकी सौगात आज बदायूं वासियों को मिल गई है। और साथ ही बता दें, आज दिन में 12 बजे केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर दिल्ली के लिए रवाना किया है। कल से यह ट्रेन अपने निर्धारित समय से चला करेगी। बरेली से सुबह चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस अब कासगंज से दिल्ली के लिए वाया बदायूं बरेली जा करेगी और साथ ही चला करेगी, और शाम को दिल्ली से वापस कासगंज जाया करेगी। इस मौके पर BL वर्मा ने कहा कि बदायूं वासियों के लिए बदायूं
बदायूं से दिल्ली ट्रेन चलने का सपना बहुत पुराना था। आपको बता दें, बदायूं की नागरिकों की बहुत समय से मांग थी कि यहां से प्रतिदिन दिल्ली और लखनऊ को कोई ट्रेन चला करे। हर सरकार में यह मुद्दा चुनाव से पहले बहुत तूल पकड़ता था, लेकिन चुनाव के बाद पिछली सरकारें इसे सिर्फ एक चुनावी मुद्दा मानकर भूल जाती थी। लेकिन इस बार बदायूं से बीजेपी के केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने यहां से दिल्ली तक सीधे ट्रेन सेवा की सौगात बदायूं वासियों को दिलाई है। आज BL वर्मा ने इस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय मंत्री BL वर्मा ने कहा, बदायूं वासियों की बहुत पुरानी मांग थी। उन्होंने कहा, कांग्रेस की और यूपीए विपक्ष की सरकार के सांसदों ने अगर कभी प्रयास किया होता तो ट्रेन की मांग बहुत पहले ही पूरी हो चुकी होती। जी मंत्री जी, आज दिल्ली के लिए बदायूं से ट्रेन का संचालन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं बदायूं की जनता के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। देश की आज़ादी के बाद जिस तरह से बदायूं की जनता की आंखें इस ट्रेन को देखने के लिए तड़प रही थी, मैं कह सकता हूं कि आज उनका सपना पूरा हुआ है और इसके लिए बदायूं की जनता की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का और रेल मंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं। अब ये बदायूं से दिल्ली अब दूर नहीं है और बदायूं से जिस तरह से सुगमता से यात्रा करने के लिए व्यापारी हो, किसान हो, हमारे छात्र हो, गरीब मजदूर हो, सभी के लिए एक वास्तव में वरदान, एक तोहफा उन्हें मिला है। इस सौगात का लाभ पूरे बदायूं को मिलेगा और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ये काम मेरे हाथों से हुआ है। अभी मैंने हरी झंडी दिखाई है और आप सब इसके साक्षी बने हैं। और जिस तरह से ट्रेन में हम पहली बार यात्रा कर रहे हैं, मैं जिस तरह का आनंद की अनुभूति कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि बदायूं वासियों के लिए भी इसी प्रकार की आनंद की अनुभूति हो रही होगी। और साथ साथ मैं कह सकता हूँ कि इस ट्रेन में चलने से बदायूं के लोगों का जो हुजूम था, भीड़ थी, उनके चेहरों पर जो खुशी झलक रही थी और जिस तरह से लोग सम्मान देने का काम कर रहे थे, तब मैं बहुत बहुत ऐसे लोगों के लिए भी मैं बधाई देना चाहता हूँ तो उनकी खुशियाँ इस तरह से बनी रहें और मैं खुशियाँ शेयर करता रहूँ। हमारे विधायक आदरणीय महेश चंद्र गुप्ता जी, जिनके क्षेत्र में ये रेलवे ट्रेन आता है, ये रेलवे स्टेशन आता है बदायूं, MLC हमारे आदरणीय भागीश पाठक जी, इनका जहाँ आवश्यकता पड़ी मैंने इनका भी सहयोग लिया है। जिलाध्यक्ष हमारे राजीव गुप्ता जी, वर्षा यादव जी, भाजपा के पदाधिकारी सब यहाँ पर हैं और आप सब भी इसके गवाह बने हैं। मुझे लगता है हम सब इसे साक्षी बनकर आनंद जिस तरह से उठा रहे हैं, बदायूं की जनता भी आनंद। आने वाले समय में क्या और लोगों के लिए भी बदायूं से ट्रेनों का संचालन होगा? देखिए, बदायूं से दिल्ली की ट्रेन शुरू हुई है, बहुत जल्दी आपको बदायूं से लखनऊ की ट्रेन मिलने वाली है और बदायूं के यात्रियों के लिए जिसकी आवश्यकता पड़ेगी, आदरणीय रेल मंत्री जी मेरा बड़ा सम्मान करते हैं। मुझे लगता है उनको भी हम कह करके पूरा करने का काम करेंगे। जिस तरह से रेलवे स्टेशन उनका सौंदर्यीकरण अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत उजानी बदायूं का हुआ है, तो हम लॉन्ग रूट की ट्रेनें चलने की आवश्यकता पड़ेगी चलाएंगे और कहीं स्टॉपेज की बात होगी स्टॉपेज भी कराएंगे। मेरा होम टाउन उजानी, मैंने आग्रह करके उजानी में भी इसका स्टॉपेज कराने का अनुरोध किया था, वो हो गया है। आज बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन चालू हुई है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे और कैसा महसूस? सबसे पहले तो ये बड़ी बदायूं जनता के लिए बड़े हर्ष की बात है और बदायूं की जनता की पिछले काफ़ी समय से ये मांग चल रही थी कि जो है कोई कनेक्टिविटी ऐसी सीधी हो जो दिल्ली तक जा सके और दिल्ली के लिए सीधी कनेक्टिविटी हुई है और इससे विशेष जो तौर पर लाभ होगा वो व्यापारियों को होगा और व्यापारियों को अपना व्यापार बढ़ाने में भी बहुत सहयोग प्राप्त है। अच्छा वकील साहब, एक सवाल था आपसे कि जैसे इसका टाइमिंग जो है सुबह की रखी गई है, तो ग्रामीण क्षेत्र का जो पैसेंजर है वो कैसे जुड़ पाएगा इससे? ऐसा है कि ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति को जो है अपना व्यवस्था करके एक दिन पहले आना पड़ेगा। यहाँ वेटिंग रूम है और वेटिंग रूम में अपनी व्यवस्था बना सकते हैं और फिर इसको ट्रेन को पहुँच सकते हैं। धीरे धीरे हो सकता है इसकी टाइमिंग की व्यवस्थाएं भी उस हिसाब से चेंज हो। अच्छा, लगता है आपके लिए कि बदायूं से ट्रेन चलने से विकास में कुछ उन्नति होगी? निश्चित रूप से उन्नति होगी। जहाँ भी कनेक्टिविटी होती है सीधी किसी बड़े शहर से, तो वहाँ पे व्यापारियों को और वैसे भी जो है आपको बहुत जल्दी बहुत से परिवर्तन दिखाई पड़ेगा। सर, आज बदायूं से दिल्ली के लिए ट्रेन स्टार्ट हुई है, क्या कहेंगे? ये निश्चित रूप से जनपद बदायूं के निवासियों के लिए हर्ष का विषय है कि एक नई ट्रेन प्रारंभ हुई आज, और अत्यंत हर्ष का विषय ये है कि ये ट्रेन दिल्ली तक जाएगी। बदायूं वालों के लिए दिल्ली की यात्रा जो है वो
सुविधाजनक हो जाएगी। विशेष रूप से जो व्यापारी वर्ग है उसे दिल्ली तक की यात्रा में अपने सामान के लाने ले जाने में उसकी सुविधा मिलेगी। तो ये आज ऐतिहासिक दिन है। आज़ादी के बाद से निरंतर इसकी मांग चल रही थी कि बदायूं को दिल्ली से जोड़ा जाए, राज्य की राजधानी से जोड़ा जाए, प्रयागराज से जोड़ा जाए, लेकिन एक मांग आज़ादी के बाद की बहुत सड़क हादसे में इलाज के दौरान युवक की मौत और साथ ही 9 अप्रैल को तेज रफ्तार किया कार ने युवक को मारी थी टक्कर। बरेली से दिल्ली ले जाते वक्त हुआ युवक ने तोड़ा दम हुआ हादसा। थाना पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम कराया। थाना मूसा झा के पलिया गुजर निवासी मृतक रामू 26 वर्षीय पुत्र प्रेमपाल 9 अप्रैल की सुबह करीब 10 बजे अपने साड़ू के यहाँ कार से अपने घर आ रहा था। तभी थाना मूसा झा के गांव कौर के पास तेज रफ्तार गाड़ी ने युवक को टक्कर मार दी। हादसे में युवक बुरी तरह से घायल हो गया। राहगीरों ने घटना की जानकारी थाना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल युवक को जिला अस्पताल भिजा दिया, जहां युवक की हालत गंभीर देख जिला अस्पताल के लिए डॉक्टरों ने रेफर कर दिया है। बरेली के एक निजी अस्पताल में काफी दिनों से इलाज चल रहा था। युवक की शादी हो चुकी थी, 2 बच्चे हैं, 2 छोटी बेटी और साथ ही आपको बता दें युवक बिजली मैकेनिक का कार्य किया करता था। कश्यप, क्या घटना हुई है आपके गांव में? हमारे गांव के पास पलिया गांव है, वहीं पलिया निवासी जो थे प्रेमपाल जी का पुत्र था रामू, जो कि 9 तारीख को जा रहे थे अपने साड़ू के यहाँ कौर मझारा। वहीं अंडरपास गंगा एक्सप्रेस वे अंडरपास के नीचे इनका तेज़ रफ्तार से लापरवाही से जो गाड़ी आ रही थी उसने एक्सीडेंट कर दिया, जिससे ये गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनकी कल रात में इनकी मृत्यु हो गई। कहाँ इनका इलाज चल रहा था? इनका इलाज बरेली चल रहा था। बरेली से सीरियस हालत थी तो रेफ़र किया गया था दिल्ली के लिए। उसके बाद इनकी मृत्यु हुई। ले जाते जिला अस्पताल भी लाए थे क्या? हाँ, जिला अस्पताल आए थे, वहाँ से रेफ़र करा था? हाँ, जिला अस्पताल लाए थे, उसके बाद वहाँ रेफ़र किया था बरेली के लिए। क्या करते थे ये बेटा मेहनत मजदूरी करते थे अपनी। आप कौन से गाँव के प्रधान? हम पापड़ हमजापुर के प्रधान हैं और ये पलिया गाँव का मामला है। ये हमारे संबंध में घनिष्ठ है ये मामला। जनपद बदायूं में पेड़ पर लटकी मिली है नवविवाहिता मायके वालों की। सूचना पर पुलिस ने शव को लिया कब्जे में। जनपद बदायूं के दातागंज थाना क्षेत्र के गांव रायपुर धीरपुर पर रहने वाले कालीचरण में अपनी 20 वर्षीय बेटी काजल की शादी लगभग 5 माह पहले दातागंज थाना क्षेत्र के गांव नतनीपुरवा के रहने वाले सुभाष पुत्र ब्रजेंद्र के साथ धूमधाम से की थी। शादी के बाद से ही काजल का जीवन यापन सही से हो रहा था, तो देर रात अचानक संदिग्ध परिस्थितियों में काजल का ससुराल के घर में ही पीछे बगिया में नीम के पेड़ पर उसका शव लटका मिला है। किसी तरह ससुराल वालों ने पता लगाया, तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मौत की सूचना मायके वालों को दी गई है। मायके वाले पुलिस को अपने साथ लेकर घटनास्थल पर पहुंचे और किसी तरह आरोप प्रत्यारोप लगाने से इनकार किया। उधर पुलिस ने काजल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। क्या नाम है आपका? कालीचरण। कहाँ के रहने वाले हो? रायपुर धीरपुर। ये क्या मामला है जो आपकी बेटी की मौत हुई है? मेरे पास फोन पहुंचा था रात के 2:23 पे। ठीक है, और सर मेरे को नहीं पता, और इनसे भी पूछी जाए, और नीम के पेड़ पे लटकी हुई लड़की मिली है, हम गए तो। अच्छा, हाँ जी। कई महीने पहले शादी हुई थी? 6 महीने लगभग मान के चलो। अच्छा अच्छा, तो कोई आरोप प्रत्यारोप है आपका इन पे? फिलहाल तो आरोप नहीं है, आखिर इतनी जल्दी खत्म थोड़ी नहीं हो जाती। अच्छा अच्छा, क्या नाम था लड़की का? काजल। स्मार्ट मीटर और भ्रष्टाचार के खिलाफ सपा अनोखा प्रदर्शन कर घंटे घड़ियाल बजाकर पहुंचे डीएम दफ्तर। योगी मोदी मुर्दाबाद के लगाए नारे। मथुरा में सोमवार को सियासत का पारा उस वक्त चढ़ गया जब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हाथों में घंटे घड़ियाल लेकर कलेक्ट्रेट दफ्तर पहुंच गए। जनपद की जन विरोधी समस्याओं, प्रशासनिक भ्रष्टाचार और स्मार्ट मीटर के खिलाफ सपा के कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। सपाइयों का कहना है कि सोए हुए प्रशासन को जगाने के लिए उन्होंने घंटों और घड़ियाल बजाए हैं। जिलाधिकारी को सौंपे ज्ञापन में बिजली विभाग की तानाशाही, किसानों की बदहाली और वृंदावन नाव हादसे को प्रशासनिक हत्या करार दिया गया है। हाथों में पीतल के घंटे, शंख और घड़ियाल के ये नजारा है मथुरा जिलाधिकारी कार्यालय का, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अनोखे अंदाज में अपनी आवाज बुलंद की है। सपा का आरोप है कि मथुरा प्रशासन और नगर निगम भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। सपा ने सबसे बड़ा हमला विद्युत विभाग के स्मार्ट प्रीपेड मीटर पर किया है। उनका कहना है कि पुराने मीटर सही होने के बावजूद नई कंपनियों की जेब भरने के लिए जनता पर प्रीपेड व्यवस्था थोपी जा रही है। इसीलिए
इसलिए हालिया ओलावृष्टि से बर्बाद हुए किसानों के लिए समूचे जनपद को आपदाग्रस्त घोषित कर कर्ज माफी की मांग उठाई गई है। सोमवार दोपहर 1 बजे सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि कहा है कि नगर निगम ने लाइफ जैकेट और साथ ही लाइसेंस का प्रस्ताव पास होने के बाद भी उसे लागू नहीं किया है। क्या प्रदर्शन है? समाजवादी पार्टी जनपद मथुरा की तरफ से आज किसानों की समस्या, छात्रों की समस्या और छात्रों के अभिभावक इनकी समस्या को लेकर, जो गरीब जनता है उसके स्मार्ट मीटर्स की समस्या को लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन समाजवादी पार्टी के द्वारा जनपद मथुरा में किया गया। इसमें जिलाधिकारी मथुरा ने पूर्ण आश्वासन दिया और बताया भी कि वो बहुत जल्द ही किसानों को जो मुआवजे के पैसे हैं वो उनके खाते में पहुँचवा देंगे। इनके अगर कहीं कोई लेखपाल नहीं पहुँचाए तो डीओ टैग के माध्यम से वो जल्दी से जल्दी अपनी वीडियो बनाकर और वीडियो को अपलोड कराने का काम तहसील पर कर दें। और इस समस्या के लिए अगर फिर भी किसी को कोई बात आती है तो समाजवादी पार्टी लगातार उनके लिए काम करेगी, उनके लिए लड़ेगी, उनके लिए मरेगी, किसी से डरेगी नहीं। धन्यवाद। केवल मुआवजे को लेकर प्रदर्शन किया गया है कि और स्मार्ट मीटर जनपद मथुरा में, वृंदावन में जो लगातार बाहर के लोगों की जो गाड़ियाँ आ रही हैं उस पर प्रशासन का कोई कंट्रोल नहीं है। पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा परेशान है, जाम के जाम से परेशान है। नगर निगम पर किसी भी तरीके का प्रशासन का कंट्रोल नहीं है। जो अभी कल जो घटना हुई है वृंदावन में, उस घटना से संबंधित भी बात हुई थी। जब नगर निगम के जो अधिकारी कर्मचारियों ने अपना दायित्व का निर्वहन नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई कब करेंगे। इसके लिए जिलाधिकारी मथुरा से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि बहुत जल्दी इसमें भी एक कमेटी बनाकर उसकी जाँच कराई जा रही है। दोषियों को उसके लिए चंदौली पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत नौगढ़ पुलिस टीम को बड़ी सफलता मिली है। मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कौआ घाट मार्ग से 14.739 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद किए। 2 शातिर तस्करों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान पप्पू यादव और साथ ही शौकत उर्फ राकेश खरवार के रूप में हुई है। दोनों आरोपी ग्राम सिमरा, थाना चैनपुर, जिला भभुआ के निवासी बताए जा रहे हैं। पुलिस अब इनके बैकवर्ड और फॉरवर्ड नेटवर्क की जाँच कर रही है और साथ ही CCTNS और चिक्चू ऐप के जरिए इनके आपराधिक इतिहास की खंगाला जा रहा है। साथ ही वित्तीय जांच भी शुरू कर दी गई है। क्षेत्र अधिकारी नौगढ़ नामेंद्र रावत ने बताया कि यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में चलाए जा रहे अभियान का एक हिस्सा है। उन्होंने कहा कि नशे के कारोबारियों पर आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। आप सभी को अवगत करा दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय ऑपरेशंस के मार्गदर्शन में अवैध मादक पदार्थ की तस्करी हेतु अभियान लगातार चलाया जा रहा है। उसी के क्रम में कल दिनांक 12/4/26 को थाना नौगढ़ की पुलिस के द्वारा मुखबिर की सूचना पर ये कौआ घाट वाले रास्ते पर 2 अवैध तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से करीब 14.700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। प्रारंभिक पूछताछ में इसमें एक का नाम पप्पू यादव सन ऑफ लाल साहब यादव व शौकत उर्फ राकेश खरवार, दोनों ये ग्राम सिमरा, थाना चैनपुर, जिला भभुआ के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ये बिहार के जो पहाड़ी क्षेत्र के जो गांव हैं वहां से गांजा छोटी छोटी क्वांटिटी में खरीद कर इसको इकट्ठा करके ये सोनपत्र ले जाके आसपास के सोनभद्र व अन्य जनपदों में जाकर ये बेचते हैं। इनका जो बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं वो देखे जा रहे हैं इसमें, और इनका पूरा आपराधिक इतिहास जो है वो CCTNS व यक्ष ऐप के माध्यम से खंगाला जा रहा है और इसमें फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जाएगी। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई इसमें प्रचलित है। आप सभी को अवगत करा दें, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक महोदय। खबर कानपुर से है, जहां दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित प्रधानमंत्री नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का सजीव प्रसारण कानपुर के सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में किया गया। इस अवसर पर जनपद की उन महिलाओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने विभिन्न क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। कार्यक्रम में कानपुर नगर की जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह और कल्याणपुर विधानसभा की विधायक नीलिमा कटियार समेत तमाम महिलाएं वहां उपस्थित रही। विधायक नीलिमा कटियार ने कहा कि भाजपा सरकार के नेतृत्व में यह संभव हो पाया है कि महिलाओं की सभी सदनों में विशेष भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में अब महिलाएं नीति निर्माता, पॉलिसी मेकर की भूमिका में निभाएंगी। समाज में महिलाओं की हिस्सेदारी और भागीदारी बढ़ने से महिला सशक्तिकरण का सपना साकार हो रहा है। ये कार्यक्रम पंचायत से पार्लियामेंट तक निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य
नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिला आरक्षण विधेयक के तहत निर्णय लेने की प्रक्रियाओं के लिए महिला की भागीदारी बढ़ाना और सशक्त उन्हें बनाना है। देखिए, आज पूरे विश्व के अंदर जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र से जो मातृशक्ति के अभिनंदन के लिए, मातृशक्ति के योगदान के लिए और उसकी भूमिका के लिए जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम और इसके लिए विशेष सदन में सत्र बुलाने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से जो निर्णय आया है, वो 16, 17, 18 विशेष सदन चलने की बात नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए जो हमारी विधायिका है, उस विधायिका के अंदर माने देश के अंदर सांसद और विधायक जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो नीतियां बनाते हैं, जहां से बन करके आती है, तो माने जो अभी तक हम इस देश के अंदर जो बातें सुनते थे कि महिलाओं के लिए योजनाएं बन रही हैं, महिलाओं के लिए हम ये कर रहे हैं, महिलाओं के लिए, आज उस देश के अंदर आवाज आई है कि महिलाएं पॉलिसी मेकर बनेंगी, महिलाएं नीति निर्धारक बनेंगी, महिलाएं उस जगह पर पहुंचेंगी और वो थोड़ा बहुत नहीं 33% पहुंचेंगी जहां पर नीतियां बनेंगी, निर्णय बनेंगे और उनकी भूमिका महत्वपूर्ण निर्णायक होगी। आज हृदय से आज हम यहाँ बैठे हैं कानपुर के अंदर मैं देख रही हूँ यहाँ इस सभागार के अंदर जो कानपुर प्रशासन है उसकी तरफ से जो हमारे लंबे समय से बहनों के क्षेत्र में, मातृशक्ति के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं काम कर रही हैं। हमारे अलग अलग विभागों के अंदर जो महिलाएं मातृशक्ति के स्वरूप में काम कर रही हैं और हम जान रहे हैं इस देश के अंदर कि जब से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व इस देश में आया है और पहले दिन से जिस प्रकार से उन्होंने देश की मातृशक्ति पर विश्वास किया है और उस पर भरोसा करने का काम किया है, चाहे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, चाहे हमारे जो स्पेस के जितने प्रोग्राम्स हो, चाहे और आज हम जहां जिस प्रदेश के अंदर बैठे हुए हैं 2016 के अंदर 13% वर्क पावर जो वुमेन्स की थी और आज हम 37% के साथ बात कर रहे हैं। आज निर्णायक रूप से मातृशक्ति की भूमिका सामने नजर आ रही है। हृदय से यहाँ जो बहनें बैठी हुई हैं सभी ने हृदय की गहराई से सम्मानीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन किया है और एक जवाबदेही जिम्मेदारी के साथ, संकल्प के साथ जब नारी शक्ति वंदन अधिनियम आएगा, जब जिम्मेदारी के साथ जोड़ा जाएगा तो उसमें भी खरा उतरने की बात, क्योंकि जहां जहां जिस क्षेत्र के अंदर मातृशक्ति पर भरोसा किया है वो बहुत बेहतर भूमिका में निकल करके आई है। तो उन्होंने संकल्प भी किया है और आगे बढ़ करके आने पर जब ये विश्वास हुआ है तो उसमें खरा भी उतरने की बात करी है। पुनः देश के यशस्वी थाना कल्याणपुर पुलिस द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए पिछले 7 दिनों से खोए चोरी हुए 19 मोबाइल फोन बरामद कर उनके मूल स्वामियों को सुपुर्द किए गए। यदि आपका मोबाइल खो जाता है या चोरी हो जाता है तो तत्काल यूपी कॉप नजदीकी थाने पर जाकर लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट दर्ज कराएं। उसके पश्चात CEIR पोर्टल पर के माध्यम से मोबाइल को ब्लॉक किया जाता है, जिससे शीघ्र बरामदगी की संभावना भी बढ़ जाती है। सराहनीय कार्य हेतु साइबर टीम की प्रशंसा भी की जाती है। थाना कल्याणपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए पिछले 7 दिनों में खोए हुए और चोरी हुए 19 मोबाइल आज बरामद किए और उनके मूल स्वामियों को वापस कर दिए हैं। इस कार्रवाई में यूपी कॉप में जब भी आपका मोबाइल कभी खो गया हो या चोरी हुआ हो तो सबसे पहले आप यूपी कॉप पे या थाने पे आके लॉस्ट आर्टिकल रिपोर्ट आप जमा कीजिए। उसके बाद CER पोर्टल के माध्यम से उस मोबाइल को ब्लॉक किया जाएगा और बहुत ही कम दिनों के अंदर आपका मोबाइल आपको बरामद हो सकता है। तो इस कार्य के लिए मैं अपनी साइबर हेल्प डेस्क वाली टीम की सराहना करता हूँ। थाना कल्याणपुर पुलिस ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए
कानपुर पुलिस ने साइबर ठगी के बड़े गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये गिरोह प्रतिबंधित गेमिंग ऐप और फर्जी वेबसाइट के जरिए लोगों को झांसा देकर ठगी करता था, जिसके तार दुबई से जुड़े हुए बताए जा रहे थे। पुलिस के मुताबिक आरोपी लोटस 365, रेडी बुक, कार्तिकेय, दुबई एक्सचेंज जैसे प्लेटफॉर्म के नाम पर लोगों को जोड़ते थे और साथ ही साइबर फ्रॉड से जुटाए गए पैसे का इस्तेमाल बेटिंग में भी करते थे। शुरुआत से लोगों को जिताया जाता था, लेकिन बाद में बड़ी रकम लगवाकर उन्हें हरा दिया जाता था। गिरफ्तार आरोपी एजेंट के रूप में काम करते थे और साथ ही बॉन्डिंग अकाउंट्स के जरिए लेन देन संभालते थे। जीतने वाले लोगों को रकम उपलब्ध कराने के लिए ये चलती गाड़ियों से ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते थे ताकि एक जगह से ज्यादा ट्रांजैक्शन ना दिखे। पुलिस जांच में यह भी सामने आया है कि पकड़े गए लोग 12,000 से 17,000 रुपए तक की सैलरी पर काम करते थे, साथ ही हर ट्रांजैक्शन पर कमीशन भी मिलता था। कार्रवाई में पुलिस ने 26 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 54 एटीएम कार्ड और 26 पासबुक, 1 चेकबुक और 30 सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में जुटी है और बैंक खातों की डिटेल खंगालकर पूरे नेटवर्क का खुलासा करने की तैयारी में है। आईपीएल से जुड़े हुए लोग हैं और इसके साथ कैसीनो से जुड़े हुए लोग हैं। और ये जो अभी तक हमने पकड़े हैं 8, इनके टीम के 14 लोग अभी भागे हुए हैं। हमारे यहाँ पर 3 टीमें इनकी काम कर रही थी। 3 में से हम लोग 8 को पकड़ लिए हैं और 14 को जल्दी ही पकड़ा जाएगा। तो क्या इनमें से किसी को अपराधी का इतिहास था? इनके पास से एटीएम कार्ड, इनके पास से जो है मोबाइल फोन, पासबुक और 2 इनके पास गाड़ियां भी बरामद हुई। थैंक यू सर। ये प्रतिबंधित गेमिंग ऐप से और साइबर ठगी से जुड़ा हुआ एक रैकेट का पर्दाफाश हुआ है, जिसमें से 8 लोगों को पकड़ा गया है और इनके पास से एटीएम कार्ड और मोबाइल फोन, गेमिंग ऐप और इनके पासबुक्स, चेकबुक्स का पूरा डिटेल मिला है। इनके मोबाइल फोन में करीब 50 लाख रुपए और इनके द्वारा अब तक इनकी टीम ब्रांच के द्वारा जो ट्रांजैक्शन हुआ है करीब 100 करोड़ के आसपास का ट्रांजैक्शन हुआ है। ये लोगों के साथ धोखाधड़ी, बेटिंग करा करके जब छोटा पैसा होता था तो उसको जिता देते थे और इनके जो मास्टर्स होते हैं वो जब ज्यादा पैसा लगाते थे तो उसको तुरंत हटा देते थे। ये जो 8 लड़के पकड़े गए हैं, एक ब्रांच में एक परमानेंट एम्प्लॉय की तरह काम कर रहे थे और इनका मुख्य रूप से इनकी भूमिका होती थी कि विड्रॉल देना, और विड्रॉल इनको कोई ट्रैकिंग न कर पाए इसलिए अपने लोकेशन बदलते रहते थे। और इनके मॉडस ऑपरेंडी है कि पुलिस इनको अगर ट्रैक कर ले तो इमीडिएट इनके मोबाइल फोन बंद होने पर ही इनकी जो मास्टर्स होते थे उनके मोबाइल फोन को बंद करके इनको फॉर्मेटिंग करा देते थे। ये जो पैसा जो डिसबर्स होता है और जो विड्रॉल होता है, ये साइबर ठगी से आया हुआ जो पैसा होता है वो इनके जो म्यूल अकाउंट होते हैं, विशेषकर से डिजिटल अरेस्ट से आया हुआ जो पैसा होता है, उस पैसे को जो बेनिफिशियरी होते हैं, जो छोटे छोटे जो जीतने वाले होते थे, उनके अकाउंट्स में ट्रांसफर करा देते थे। किस माध्यम से ये लोगों को टारगेट करते थे? अपने जो कस्टमर्स को, बेट वालों का रील्स का सहारा लेते थे, क्या टेलीग्राम, व्हाट्सएप? ये टेलीग्राम और रील्स के माध्यम से एडवर्टाइज कराते थे और जो लोग बेटिंग करना चाहते थे, इनकी जो ऐप है उन ऐप पे रजिस्टर करा करके उनके अकाउंट खुलवा देते थे और उस बेट करते थे और पुनः रिचार्ज करते थे और इनके खातों में ये डिजिटली ट्रांसफर होता था। जो पैसा इनके द्वारा जो लोग बेट में जो लोग हार जाते थे, उन पैसे को इमीडिएट ट्रांसफर करा करके जो अकाउंट जो है इनके करंट अकाउंट्स होते थे उसमें ट्रांसफर करा जाता है और उस पैसे को ये यूएसडीटी और क्रिप्टो करेंसी में कन्वर्ट करा देते हैं। सर, साइबर फ्रॉड का पैसा जो ये लोग यूज कर रहे थे, उन अकाउंट्स को ये लोग कैसे खरीदते थे? क्या कंपेसिव थे कि वो ऑलरेडी जो अकाउंट है पुलिस के रडार पे रहते थे? जो अकाउंट्स में जो साइबर फ्रॉड से रिलेटेड जो पैसा होता था, ये किसी को जिसको इन्होंने देना होता था तो करीब 40% पर उस पैसे को देते थे, जिसमें से और 40 सपोज 1 लाख रुपया है, 1 लाख रुपए में 40,000 का विड्रॉल होता था और रिमेनिंग 60% उनको ये पता नहीं रहता था कि ये पकड़ा जाएगा या ट्रैकिंग हो गए। तो ये बेसिकली
40%। साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी पहल परमार्थ निकेतन में 2 दिवसीय जागरूकता एवं निःशुल्क विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। स्वामी चिदानंद सरस्वती जी का पावन सानिध्य उद्बोध और साथ ही आशीर्वाद दिया। डिजिटल सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने की दिशा में परमार्थ निकेतन का सशक्त कदम उठाया और साथ ही साइबर फ्रॉड से बचाव, समाधान और सशक्तिकरण, एक ही मंच पर विशेषज्ञों का मार्गदर्शन। युवाओं को केवल स्मार्ट नहीं, जागरूक और जिम्मेदार बनाना भी है। डिजिटल नागरिक बनाना होगा। डिजिटल युग से डिवाइन युग की यात्रा दोनों के लिए कर चलना होगा। और साथ ही स्वामी चिदानंद सरस्वती आज के इस डिजिटल युग में जहां तकनीकी ने हमारे जीवन को सरल, सहज और साथ ही सुविधाजनक बनाया, वहीं दूसरी ओर साइबर अपराध के कारण समाज के सक्षम एक गंभीर चुनौती भी समक्ष सामने आई है। इसी संदर्भ में परमार्थ निकेतन ऋषिकेश में साइबर सुरक्षा एवं निःशुल्क विधिक सहायता 2 दिवसीय शिविर का आयोजन किया गया। ये शिविर तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ ही एक सुरक्षित, सजग और साथ ही सशक्त दिशा में आगे बढ़ाने में भी प्रयासरत है। और साथ ही आईपीएस अधिकारी श्री कुश मिश्रा, अपर पुलिस अधीक्षक एएसपी साइबर पुलिस और साथ ही उत्तराखंड श्रीमती भाग्यश्री, अन्वेषण क्षेत्राधिकारी और साथ ही अधिकारी एवं साइबर विशेषज्ञ आदि लोग सभी उपस्थित रहे। रुड़की में 12 अप्रैल 2026 से बाजूहेड़ी स्थित हरिद्वार विश्वविद्यालय रुड़की में आयोजित वार्षिकोत्सव समारोह उत्कर्ष 2026 के चतुर्थ दिवस पर भव्य संगीत संध्या का आयोजन किया गया, जिसने पूरे परिसर को उत्साह और उमंग से सराबोर कर दिया। कार्यक्रम का शुभारंभ विश्वविद्यालय के अध्यक्ष CSK गुप्ता एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीरू गुप्ता, उपाध्यक्ष श्री नमन बंसल एवं उनकी धर्मपत्नी श्रीमती नितिका बंसल, मास्टर सूर्यांश, यूनिवर्सिटी एडवाइजर डॉक्टर रमा भार्गव और साथ ही प्रोफेसर VC डॉक्टर आदेश आर्य तथा अन्य गणमान्य अतिथियों द्वारा मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन कर वंदना के साथ किया गया। कार्यक्रम की संध्या को खास बनाने के लिए प्रसिद्ध पंजाबी गायक मनिंदर भुट्टर को भी आमंत्रित किया गया। उनके सुपरहिट गीतों पर शानदार प्रस्तुति ने छात्रों को झूमने पर मजबूर कर दिया। प्रोग्राम तो उत्कर्ष चल रहा है और जो कि काफ़ी ज़्यादा हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं तो फर्स्ट ईयर पे हूँ ना, तो ये सब चीज़ देखना मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैं काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज़ के लिए, क्योंकि पहली बार मैं कोई कॉन्सर्ट अटेंड कर रही हूँ। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल हूँ यूनिवर्सिटी को कि उन्होंने मुझे ये सब उत्कर्ष करवा रहे हैं। और हरिद्वार यूनिवर्सिटी जहाँ पर उत्कर्ष फेस्ट चल रहा है, जिसका आज 4th डे है। आज 4th डे पे हमारे यहाँ मनिंदर भुट्टर सर आएंगे। कल यहाँ पर सोनू शर्मा आए थे, जिन्होंने बहुत अच्छी मोटिवेशनल स्पीच दी थी और हमको बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था। और आज मनिंदर भुट्टर सर आ रहे हैं, जिनके सॉन्ग्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। थैंक यू सर। उनसे हमको एक सीख मिल गई कि प्रोसेस एग्जीक्यूशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एंड लाइफ में मोटिवेटेड ही नहीं, डिसिप्लिन भी रहना ज़रूरी है। दिव्यांशी, आई एम फर्स्ट ईयर स्टूडेंट ऑफ BTech CSC और हम बहुत ज़्यादा खुश हैं। हमारे कॉलेज में इवेंट हो रहा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर भी हुआ था, मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, लेकिन मैंने जब वीडियोस वगैरह देखी तो उनसे इंस्पायर हुई। इस साल भी हम बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं। और कल हमारे यहाँ आए थे सोनू शर्मा सर आए थे, उन्होंने भी हमें काफ़ी मोटिवेशन दिया और बहुत अच्छा हमें। हमारे यहाँ हरिद्वार यूनिवर्सिटी में बहुत ही अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। कल सोनू शर्मा सर आए थे, उन्होंने बताया और उन्होंने बहुत ही अच्छी स्पीच दी। हम उनके स्पीच से बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हुए हैं और आज हमारे यहाँ मनिंदर भुट्टर आ रहे हैं और हम बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं और बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे और बहुत ही ज़्यादा। नेपाल है, मैं यहाँ पे BSc एग्रीकल्चर कर रही हूँ और यहाँ ये हरिद्वार यूनिवर्सिटी है जो कि बहुत अच्छा है। यहाँ पे सारे फैकल्टी, हमारे चेयरमैन सर, हमारे PVC सर, सारे बहुत अच्छे हैं। हम सबसे बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर लेते हैं। हमारे यहाँ पे एक 1 वीक से बहुत सारा प्रोग्राम हो रहा था, टेक संग्राम हो रहा था, उसके बाद यहाँ पे कल्चर प्रोग्राम भी था। कल सोनू शर्मा आए थे, हमें बहुत 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 अच्छा लाइफ रिलेटेड बहुत चीज़ सीखने को मिली। आज यहाँ पे कॉन्सर्ट है तो हम लोग आज बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। हमारे हरिद्वार यूनिवर्सिटी पहले तो नाम ही बहुत बड़ा है,
सो पहले भी 2-3 बार इच्छा हुई है कि हरिद्वार आएँ, कभी यहाँ पे परफॉर्म करके जाएं। सो शुक्रिया इसके गुप्ता सर का, थैंक यू सो मच सर। पहले तो विश करो, हैप्पी बर्थडे है हमारे सर का आज। सो गुप्ता सर ने हमें बुलाया है तो उपस्थित हुए हैं। आज फेस्ट का 3rd डे है तो एंजॉय करने वाले हैं बाहर जाके बस सारे। सर पंजाबी गानों का और हिंदी गानों का प्रोग्राम है और बाकी बच्चों को एंजॉय कराते हैं सर। शुक्रिया करते हैं इसके गुप्ता सर, ये बहुत ही अच्छे कर्म करते हैं। देखो अपना घर आश्रम रुड़की, मैंने सर को पहले ही बोला सर ये फेस्ट तो चलो एक साइड हो गया, पर यहाँ पे भी कभी मेरे को प्लीज़ बुलाना। पक्का आएंगे सर। और हम ना सर पंजाबी घर से चलते ही मैं देवभूमि को मत्था टेक के चलता हूँ, जब भी हिमाचल में शो हो चाहे उत्तराखंड में शो। सो मैं भगवान को बहुत मानने वाला इंसान हूँ सर। सो देवभूमि आके तो हमेशा ही अच्छा लगता है। सर यूनिवर्सिटी के बच्चों को किस संदेश देना चाहिए कि पढ़ो लिखो, अपने जो भी गोल्स हैं उसको दिमाग में रखो, कभी भूलो मत। बहुत चीज़ें आती रहेंगी लाइफ में जो आपको अपने गोल से दूर लेके जाती रहेंगी। तो थोड़े से स्ट्रिक्ट रहो, डिसिप्लिन रहो, अपने गोल्स को पूरा करो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। एक ही लाइफ है, खुल के हंस के जियो। मैं अपना जन्मदिन बच्चों के बीच में बच्चों के साथ मनाता हूँ। आज सुबह सबसे पहले तो मैंने अपना अगर आश्रम में जो प्रभु जी उनके साथ जन्मदिन मनाया, 2 घंटे उनके साथ लगाए। उसका फिर मैंने आश्रम में फैकल्टी के साथ मनाया और फिर बच्चों के साथ छात्रों के साथ, जिससे कि उनके अंदर वो हमारे परिवार का हिस्सा है, तो इसीलिए जन्मदिन हम साथ मनाते हैं। आज मनिंदर बुट्टर जी जो आए थे, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा और ये लास्ट आखिरी दिन था। कल सोनू शर्मा जी आए हुए थे, मोटिवेशनल स्पीकर थे, और आज सिंगिंग डांस था, मतलब तो बच्चों के लिए एंजॉयमेंट के लिए था। बच्चों ने एंजॉय किया बहुत। सर आगे क्या क्या कार्यक्रम हर साल होते ही हमारा, हर साल 12 अप्रैल फिर से हर साल होता है कार्यक्रम, होता है 3-4 दिन का कार्यक्रम होता है। तो योगा इसके बाद 17-18 में RIT में कार्यक्रम है, हमारा एनुअल फंक्शन है, उसमें भी मोटिवेशनल स्पीकर है और कल्चर प्रोग्राम है, सब। और आप यहाँ पर आए हमारे मीडिया बंधु, हमारा पिछले 4 दिन से एनुअल फेस्ट उत्कर्ष 2026 16वां उत्कर्ष है जो ये हमारा चल रहा था। पिछले साल भी आप आए थे। ये हमारा 4 दिन का कार्यक्रम था, जैसे कि 9 तारीख को हमारे यहाँ मुशायरा था, कवि सम्मेलन था। 10 तारीख को कल्चरल प्रोग्राम था जिसमें माननीय मंत्री जी प्रदीप बत्रा जी आए थे। बच्चों को स्कॉलरशिप वितरित की गई, बच्चों ने अपना हुनर दिखाया। कल्चरल इवेंट आप सब लोग भी मौजूद थे। बच्चों ने अलग अलग कला दिखाई, डांस कॉम्पिटिशन थे, सब कुछ था। और हमारी उसकी थीम थी विकसित भारत 2047, जो हमारे मोदी जी की थीम है। तो हमने उसको हर 10-10 साल की उसमें हमने उसको कवर किया था इवेंट। फिर उसके बाद हमारा कल सोनू शर्मा जी का जो इंस्पिरेशन है एक यूथ के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर थे, तो उनका हमारा सेशन था। कल भी आप लोग यहाँ पे थे ही। बहुत ही मोटिवेटिंग वो था, स्टूडेंट्स को बांध के रखा हुआ था और रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ उन्होंने स्टूडेंट्स के साथ एक बहुत अच्छा सेशन करा था। और आज हमारी सेलिब्रिटी नाइट थी, आज क्लोजिंग डे है हमारा। मनिंदर बुट्टर जी आए हुए थे चंडीगढ़ से, तो आज हमारा सिंगर नाइट था जो कि अभी क्लोज हुआ है। तो यही आज फंक्शन तो सभी यहाँ हमारे यहाँ जो ये 4 दिन का कार्यक्रम था, उससे पहले इंटर कॉलेजेस इवेंट्स थे, चाहे वो अलग अलग गेम्स में थे। उससे पहले हमारा टेक संग्राम था 6 और 7 तारीख का, तो उसमें भी अलग अलग कॉलेजेस ने पार्टिसिपेट करा हुआ था, जिसमें हमारा प्रोजेक्ट्स का कंपटीशन था। चाहे वो AI बेस्ड थे, नर्सिंग के बच्चे थे, फार्मेसी के बच्चे थे, साइंस के बच्चे थे, सारे बच्चे थे। तो उन बच्चों को एक दूसरे की चीज़ सीखने को मिली, कौन बेहतर है। बच्चे के अंदर एक लीडरशिप की भावना और एक कंपटीशन की भावना, कि एक हेल्दी कंपटीशन, अनएथिकल कंपटीशन नहीं होना चाहिए। एक हेल्दी कंपटीशन, अगर वो कोई पोजीशन सिक्योर नहीं कर पाए हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पीछे है। वो एक उससे बेहतर वो सीख सकते हैं कि हम अगली बार क्या बेहतर कर सकते हैं, जो कि कल सोनू शर्मा जी ने भी बताया था। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी लगातार बनी रहनी चाहिए, और एंड इट इज़ अ प्रोसेस। तीर्थ नगरी में अवैध रूप से गैस रिफिलिंग और कालाबाजारी के खिलाफ प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए प्रतिपूर्ति विभाग ने बनखंडी क्षेत्र में वाहन के भीतर अवैध रिफिलिंग करने के मामले में बड़ी कार्रवाई की है। इस प्रकरण में संबंधित गैस एजेंसी की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर वाहन स्वामी और चालक के विरुद्ध ऋषिकेश थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बता दें कि हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हुआ था जिसमें गैस सप्लाई वाहन के अंदर एक कर्मचारी को अवैध रूप से गैस रिफिलिंग करते हुए
दिखाया गया था। पूर्ति निरीक्षक सुनील देवली की जांच में सामने आया कि उक्त वाहन ऋषिकेश स्थित मेसर्स अंकुश गैस एजेंसी प्रगति विहार का है और उन्होंने एजेंसी का औचक निरीक्षण करने पर कई अनियमितताएं भी देखी हैं। एजेंसी के पास वाहन चालक योगेंद्र कुमार और उसके सहयोगी आशीष से संबंधित कोई भी आधिकारिक नियुक्ति पत्र या सत्यापन दस्तावेज उपलब्ध नहीं मिले हैं। भविष्य में भी इस तरह के औचक निरीक्षण और दंडात्मक कार्रवाई जारी रहेगी। बताया गया कि अवैध रिफलिंग और कालाबाजारी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। तीर्थ नगरी के हरिद्वार रोड स्थित एक प्रसिद्ध मिष्ठान भंडार में बीती रात चोरों ने हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान का शटर तोड़कर गले में रखी करीब 55,000 रुपए की नकदी लेकर फरार हो गए। पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। ऋषिकेश कोतवाली पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक हरिद्वार रोड पर पंजाब नेशनल बैंक के समीप स्थित कृष्णा मिष्ठान भंडार को चोरों ने अपना निशाना बना लिया। दुकान के स्वामी कपिल कुमार ने पुलिस को दी तहरीर और शिकायत में बताया है कि घटना बीती रात लगभग 3 बजे की है। चोरों ने दुकान का शटर तोड़ा और गले में रखे 55,000 रुपए निकालकर रफू चक्कर हो गए। पीड़ित दुकानदार ने त्रिवेणी घाट पुलिस चौकी इंचार्ज को लिखित प्रार्थना पत्र सौंपकर मामले की जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि चोरी की पूरी वारदात दुकान के सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई है, जिसके फुटेज पुलिस को सौंपने की बात कही गई है और पीड़ित ने पुलिस से मामले का जल्द से जल्द खुलासा और साथ ही अपराधियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने के साथ चोरी की गई रकम वापस दिलाने की मांग की है। परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा के गृह जनपद हरिद्वार में परिवहन विभाग की वित्तीय वर्ष 2025-2026 अभूतपूर्व उपलब्धियां हासिल की गई हैं। प्रवर्तन कार्रवाई में रिकॉर्ड करीब 69,500 चालान और 4,600 से अधिक वाहन सीज कर 12 करोड़ रुपए से ज्यादा राजस्व वसूली के साथ विभाग के प्रभावी प्रशासन और सख्त कार्रवाई का उदाहरण पेश किया गया। आरटीओ प्रशासन निखिल शर्मा ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रशासन द्वारा बड़े जिलों को दिए जाने वाले 100 करोड़ से अधिक के राजस्व लक्ष्य में हरिद्वार जनपद प्रथम स्थान पर रहा है। हरिद्वार में रुड़की को मिलाकर लगभग 96% राजस्व प्राप्त किया गया, जो उत्कृष्ट प्रदर्शन को दर्शाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष के दौरान करीब 70,000 चालान किए गए हैं, जिनके माध्यम से लगभग 12 करोड़ का राजस्व वसूला गया है। के मामले में कैसे देखें, कितनी बड़ी उपलब्धि है? देखिए, फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में पूरे स्टेट में अगर हम देखें तो जो हमारा राजस्व का टारगेट था उसमें परिवहन विभाग ने 99% से ज़्यादा का अचीवमेंट किया है, जो कि बहुत ही कम ऐसे विभाग हैं जिन्होंने लगभग 100% का टारगेट अचीव किया है। परिवहन विभाग उनमें से एक रहा है। और स्पेसिफिकली मैं बात करूँ हरिद्वार जनपद की, तो हमने जो हमारे रेवेन्यू टारगेट थे उसका लगभग 96% हरिद्वार रुड़की ने जनपद ने मिलकर जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने मिलकर अचीव किया है, जो कि जो 100 करोड़ से ऊपर के टारगेट वाले ऑफिसर्स हैं उनमें से अव्वल नंबर पे है। और इसी प्रकार से जो हमारा इन्फोर्समेंट में भी जो कार्रवाई रही है वो भी बहुत ही अव्वल दर्जे की रही है। हमने लगभग 70,000 से ज़्यादा चालान किए हैं। हमने जो कंपाउंडिंग है वो 12 करोड़ से ज़्यादा की कंपाउंडिंग प्राप्त करी है, जो कि टारगेट से ज़्यादा अचीव किया गया है उसमें। के मामले में कैसे देखें, कितनी खबर नैनीताल से, जहां सरोवर नगरी में देर रात छोटी छोटी बातों को लेकर 2 गुटों में लात घूसों की बौछार हो गई है। बात क्या हुई कि इसका कोई खुलासा नहीं हो पाया। वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। इधर कुछ लोगों ने बीच बचाव कर युवक को इधर उधर किया, नहीं तो अधिकांश लोग मूक दर्शक बनते नजर आ रहे थे, जिसमें कई लोग आवाजाही में मशगूल नजर आ रहे थे। किसी ने पुलिस को सूचना दी, तब जाकर 2 गुट शांत हो गए। कहने का आशय यह है कि छोटी छोटी बातों में इतने उत्तेजित हो जाते हैं लोग, युवा वर्ग सीधे हाथापाई पर उतर आते हैं। इस तरह की घटना हर जिले में, क्षेत्रों में, गली मोहल्लों में दिखाई दे रही है। ऐसा लगता है इन लोगों को कानून का कोई भी भय नहीं है। जब तक पुलिस ऐसे लोगों को सबक नहीं सिखाएगी, तब तक इस तरह की हरकतें होती रहेंगी।
आवास विकास इसे सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में बैसाखी एवं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यालय परिसर संस्कार, समर्पण और स्वास्थ्य के संदेश से गुंजायमान रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉक्टर डी.के. श्रीवास्तव, विद्यालय व्यवस्थापक प्रोफेसर गौरव वार्षिणी और साथ ही वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र पोखरियाल ने में मां सरस्वती, बाबा साहब अंबेडकर राव और साथ ही उनके चित्र के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया है। विद्यालय परिवार द्वारा मुख्य अतिथि को बैच और साथ ही अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर श्रीवास्तव ने छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए आयुर्वेद की महत्ता पर प्रकाश डाला। उन्होंने स्वास्थ्य जीवन के लिए टिप्स भी दिए। मौके पर विद्यालय के छात्र छात्राओं ने बैसाखी के कृषि एवं संस्कृत महत्व और साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक आदर्शों पर अपने विचार साझा किए। वाइस प्रिंसिपल डॉक्टर नागेंद्र पोखरियाल ने बैसाखी को एकता और परंपरा का प्रतीक बताया। वहीं मीडिया प्रभारी नरेंद्र खुराना ने कहा कि ऐसे आयोजनों से नई पीढ़ी में महान व्यक्तित्वों के प्रति जागरूकता और प्रेरणा का संचार होता है। ऋषिकेश के भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक ने केंद्र सरकार की उपलब्धियां और साथ ही महिला सशक्तिकरण की दिशा में उठाए गए कदमों पर विस्तार से चर्चा की। हनी पाठक ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को देश की महिलाओं के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया एक ऐतिहासिक तोहफा बताया। उन्होंने कहा कि अब राजनीति में महिलाओं की भागीदारी केवल 13 से 14% तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि 33% आरक्षण के साथ वे देश की नीति निर्धारण की मुख्य भूमिका निभाएंगी। जिस प्रकार महिलाएं अपने घर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती हैं, अब वे उसी दक्षता के साथ देश की राजनीति और धरातल पर विकास कार्यों को गति देंगी। प्रवक्ता ने मोदी सरकार के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल को महिलाओं के सम्मान और सुरक्षा का काल बताया। उन्होंने कहा कई महत्वपूर्ण आयोजन का जिक्र करते हुए हनी पाठक ने कहा कि आज देश की बेटियां नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे संस्थानों में 40% से अधिक की संख्या में शिक्षा और साथ ही प्रशिक्षण ले रही हैं, जो एक सुरक्षित और सशक्त भारत की दिशा में बड़ा कदम है। हमारा 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी में इतना बड़ा निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत बड़ा तोहफा हमारी नारियों को दिया है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास कर और 16, 17, 18 का जो ये संसद सत्र होने जा रहा है, इसमें सिर्फ ये नारियों को समर्पित जो सत्र है वो एक बहुत बड़ा एक पहल करी गई है। जो हमारी महिलाओं को 13-14% महिलाएं थी जो राजनीति में आती थी, उनके लिए बहुत बड़ा अवसर साबित होने वाला ये वंदन अधिनियम है। और इसमें 33% महिलाएं हमारे राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएंगी, जिससे ये देखने को मिलेगा कि अपने घर की व्यवस्था को जिस प्रकार से सुचारू रूप से हम महिलाएं संभालती हैं, उसी प्रकार से राजनीति की व्यवस्था को भी सुचारू रूप से यथा स्वरूप पूरे धरातल पर उतारने में महिलाएं आज के समय में पूरी तरीके से सक्षम है। और हम देख सकते हैं आज का वो भारत जो राष्ट्रपति पद के साथ साथ आज वित्त विभाग भी अगर केंद्र में देखने वाली कोई व्यक्ति है तो वो हमारी महिलाएं हैं, जिसको बहुत ही कुशल प्रबंधन के साथ वो पूरी तरीके से देखती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य का विषय है। और 2014 के बाद की अगर मैं बात करूं तो जब सांसद सत्र आयोजित हुआ और नया सांसद भवन जब हम लोगों का बना है, उसमें जब बिल पास करने की बात करी तो सर्वप्रथम ये वाले बिल को प्रस्तुत किया गया और इसमें हर दल के लोगों ने खुले दिल से जिस प्रकार से इसका स्वागत किया वो भी अच्छी बात है। लेकिन लाने की काबिलियत और लाने की अगर किसी में शक्ति थी तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उसको धरातल पर कर दिखाया। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ही लागू किया गया है। 2014 से बाद की बात मैं अगर करूं तो बेटियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना हो, चाहे जो हमारी महिलाएं जो 3 तलाक से पीड़ित रहती हैं, जिनको बाहर देश के रहने वाले लोग तलाक 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 कह के छोड़ देते हैं और वो बेचारी बेसहारा हो जाती है, तो उनके बारे में भी सोचते हुए हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 3 तलाक का बिल पास कराया। और उसके आगे अगर हम बात करें तो जो हमारी करोड़ों बहन बेटियां खुले में शौचालय जाने को मजबूर रहती थी, उनके लिए शौचालय निर्माण का कार्य करने के लिए और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है उसमें पहले बेटियों का न तो प्रवेश था न कुछ था। आज के जमाने में अगर हम देखते हैं तो 40% से ज्यादा हमारी बेटियां नेशनल डिफेंस एकेडमी में शिक्षा ग्रहण कर रही हैं
और हमारे देश को एक सुरक्षित भारत की दिशा में ले जाने का कार्य कर रही हैं। 10 करोड़ से ज्यादा महिलाओं को हम लोगों ने एक ध्येय बांधा था कि इन लोगों को लखपति दीदी योजना से लाभान्वित करेंगे, लेकिन अगर विगत 3 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 6 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हमारी लखपति दीदी योजना से लाभान्वित हुई हैं। तो भी महिलाओं की प्रगति के लिए, महिलाओं की देश के लिए, महिलाओं के समर्पण के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रयास हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। क्या ऐसा तो नहीं है कि ये जो चुनाव आने वाले हैं उसके लिए कुछ 2014 के बाद से ही लाल किले में आज तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने शौचालय निर्माण की बात करी हो। तो ये नहीं कहा जा सकता कि सिर्फ चुनाव के नजदीक आते देख के इस तरीके की बात करी गई है। चुनाव तो आते और जाते रहेंगे, लेकिन ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम ये हमें वो तोहफा दिया जा रहा है कि द्रोण दीदी के उसमें से लेकर हम धरातल पर भी राजनीतिक दृष्टि में जिस प्रकार से अपना योगदान दे सकते हैं उसके लिए कि हमारा 21वीं सदी का भारत है और 21वीं सदी में इतना बड़ा निर्णय लेना हर किसी के बस की बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी सरकार, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये एक बहुत बड़ा। इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज टाइम्स।